नमस्कार। आज रात 12 बजे के बाद से सोशल मीडिया पर भारतीय कानूनों की तलवार लटकी रहेगी। ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के लिए नए नियमों पर अमल जरूरी है, जबकि सभी की अभी तैयारी नहीं दिखती। इस बीच ट्विटर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टूल किट विवाद में घिर गया है। ट्विटर ने संबित पात्रा के एक ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। अब दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर उसकी जांच शुरू कर दी। उधर कांग्रेस मांग कर रही है कि ट्विटर वैसा ही ट्वीट करने वाले 11 मंत्रियों के खिलाफ भी वही कार्रवाई करे। सोमवार देर शाम को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली और गुड़गांव में ट्विटर के दफ्तरों के चक्कर काटे। पुलिस के मुताबिक वो टूल किट मामले की जांच में सहयोग के लिए ट्विटर को नोटिस देने गई थी। इस बीच कांग्रेस दिल्ली पुलिस पर जांच को भटकाने का आरोप लगा रही है। रेड होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, इंक्वायरी होनी चाहिए जेपी नड्डा जी से और उनके प्रवक्ताओं से, पूछताछ होनी चाहिए केंद्रीय मंत्रियों से, स्मृति ईरानी जी हों या रविशंकर प्रसाद जी या उनके दूसरे मित्रगण, परंतु पूछताछ हो रही है ट्विटर से। दरअसल कांग्रेस की शिकायत के बाद ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के टूल किट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दे दिया। सरकार जहां इस बाबत ट्विटर से जवाब तलब की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस ने केंद्र के 11 मंत्रियों के ट्वीट्स की शिकायत ट्विटर से की है, जिन्होंने टूल किट से संबंधित ट्वीट किए थे। इनमें गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम शामिल हैं। कहीं ना कहीं पे वो छाप छोड़ करके जाता है, इसलिए हम लोगों का ये मानना है कि ट्विटर को एकदम से ये 11 के खिलाफ में भी कार्रवाई करनी चाहिए और उसी संबंध में हमने लिखा है और हमको पूरी उम्मीद है कि ट्विटर इसके ऊपर कार्रवाई करेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई जो ट्विटर की पॉलिसी में है वो करा जाएगा, क्योंकि मैनिपुलेटेड मीडिया ट्विटर को किसी भी कीमत के ऊपर उसको सहना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर ये अविश्वास ना केवल जो गलत बातें और अफवाहें फैलाने की कोशिश इनके द्वारा होती है, बल्कि ट्विटर की विश्वसनीयता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। बीजेपी कांग्रेस पर टूल किट के जरिए पीएम मोदी को बदनाम करने के अपने आरोप पर कायम है। देखिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिस तरह का व्यवहार कोरोना काल में कर रहे हैं, कभी भी देश उनको क्षमा करने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के सीईओ से बताने को कहा है कि अगर उनके पास कांग्रेस की टूल किट के बारे में कोई जानकारी है, क्योंकि उन्होंने कुछ खातों पर मैनिपुलेटिव मीडिया का ठप्पा लगाया जिन्होंने वो ट्वीट किया था। टूल किट एज मैनिपुलेटेड मीडिया। ट्विटर और फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया साइट्स को सरकार ने देश के नियमानुसार काम न करने का नोटिस दिया हुआ है, जिसकी समय सीमा 26 मई को खत्म हो रही है। नजर इस बात पर है कि इन दबावों के बीच सोशल मीडिया और खास तौर पर ट्विटर क्या रुख अख्तियार करता है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास की वजह से एक बड़े पैमाने पर लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हैं। तमाम जगह से स्वास्थ्य कर्मियों से गाली गलौज कर रहे हैं और कई जगह उन पर हमले भी हो चुके हैं। बाराबंकी के गांव में तो टीका लगवाने से जान बचाने के लिए गांव वाले नदी में कूद गए। टीका लगवाने हमें नहीं लगवाने जा, हमें नहीं लगवाने, यूपी के तमाम गांवों में आशा बहुओं के साथ लोग ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। वे आशा बहुएं जो कभी इन गांवों का हिस्सा हुआ करती थीं, इनके सुख दुख में शामिल थीं, गांव की दुश्मन समझी जा रही हैं। कोविड-19 की जैसे हम लोग टीके के लिए बात करते हैं, वो लोग बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं। जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। बस ये कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप लोग हमारे यहाँ से चले जाइए, हम टीका नहीं लगवाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें। रायबरेली के अमावा ब्लॉक के खैरा गांव में जब हेल्थ वर्कर पहुंचे तो गांव के लोग उन पे हमले के लिए लाठी डंडों समेत सड़क पे खड़े थे। उन्होंने अपनी गाड़ी वहां से भगाने में ही खैर समझी। और ये है चित्रकूट के सुखरामपुर गांव में हेल्थ वर्कर से गांव वालों का विरोध।
नहीं, खाली जांच करना है आपको। ढंग से दवाई और सीधे मरवा दिया कि जहर के सुई लगवाएगा काती को मरिएगा कोरोना में। सूजी नहीं लगना, केवल जांच करना है बस। हमें कुछ नहीं करवा महाराज जाओ। अरे झगड़ा तो ना करो ना, तुम ना कराओ, बाकी गांव करा लिया है। पूरा गाँव न करवाए। पूरे गांव का तुम ठेका लिखाए हो। एक बार इस सुरमे को लगाकर देखिए, धुंधलापन नहीं रहेगा, आपकी आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारे हकीम साहब का कहना है, जंगल की जड़ी बूटी का दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के हाथों में है, बहाना है दवाई का। बाराबंकी के सिसौंदा गांव के डॉक्टर अलीजान गांव पहुंच गए हैं। कैसी विडंबना है कि गांव वाले भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन को जहर समझ रहे हैं, लेकिन वे अलीजान से इलाज कराते हैं। इस गांव के आंख, नाक, कान, गले, हड्डी, हर चीज के डॉक्टर वही हैं। 11 दिन लगातार लगाकर देखिए, इस पे फायदा होता है। कान में बहता हो, कान सुनाता हो, कान से सांस आवाज आती हो, उसके लिए है ये फायदा। और हमारे पास खुजली वाली दवा है, खुजली हो, दर्द हो, किलकिलैया, सूखी होदी खुजली, उनकी दवाई हाशमी कंपनी की। और बाकी हिंगमटी या गैस बनती हो, पेट फूलता हो, खट्टी मीठी डकारें आती है, उनके लिए। सिसौंदा वही गांव है जहां 2 रोज पहले करीब 1 दर्जन गांव वाले कोरोना का टीका लगाने हेल्थ वर्कर के आने पे गांव की नदी में कूद गए थे ताकि कोई उन्हें टीका न लगा दे। एक ऐसे वक्त में जब लोगों को वैक्सीन न लग पा रही हो, इन गांवों में वैक्सीन से बचने के लिए लोग अगर नदी में कूद जाएं तो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, जिसे दूर करने के लिए बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। बलिया में करुणा सिंधु, चित्रकूट में परवेज, औरैया में अरुण अग्रवाल और बाराबंकी में राजेश और सरफराज के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश ने पिछले हफ्ते ताउते का सामना किया और अब उसे यास की चुनौती से निपटना है। ये तूफान तेज रफ्तार से बंगाल और उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है। सुबह 5:30 बजे तट से टकरा सकता है। बताया जा रहा है कि तब इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर से ऊपर होगी, लेकिन उड़ीसा, बंगाल इससे निपटने की तैयारी में जुटे हैं। मंगलवार दोपहर बालासोर में बुधवार दोपहर के लिए तैयारी चलती रही, जब उड़ीसा में बालासोर और धर्मा के बीच तूफान यास तट से टकरा चुका होगा। बंगाल में 24 परगना के सुंदरबन और पूर्वी मेदिनीपुर पर सबसे ज्यादा कहर टूटेगा। बहुत तेज बारिश होगी, हवाएं चलेंगी और तूफान की वजह से 13 फुट ऊंची लहरें उठेंगी। उड़ीसा का कहना है वो पूरी तरह तैयार है। ममता बनर्जी कंट्रोल रूम में सारी रात गुजारेंगी। यहाँ राज्यपाल आए थे। এটা তো আমাদের কারো হাতে নেই, এই যে বিদ্যুতে লেগে 2 জন মারা গেল, এরা যদি আমি জানি না কিভাবে হয়েছে, ডিটেইলসটা আমরাও খোঁজ খবর করছি, কিন্তু মোটামুটি ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারটা আমাদের কাছে চলে এসেছে। ক্ষয়ক্ষতির জন্য মানুষকে আমি বলবো যে এখন থেকে অত চিন্তা করবেন না, আমরাও আছি। We have huge capacity improvement over last several years to meet large number of cyclones. We have more than 1,000 cyclone shelters, big cyclone shelter, almost in every village close to the coast we have a cyclone shelter where people can take shelter with all basic facilities. बंगाल और उड़ीसा से कुल 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पहुंचाया जा रहा है। राज्य और केंद्र आपदा राहत टीमें लगी हुई हैं। सेना भी मदद के लिए तैयार है। तूफान के बाद के हालात से निपटने पर पूरा जोर है। गिरे पेड़ हटाने होंगे, बिजली और टेलीफोन लाइनें बहाल करनी होंगी, घर देखने होंगे। इस बार पश्चिम बंगाल सरकार ने कई सारे प्रिवेंटिव स्टेप लिए, जैसे ये जो पेड़ है इसके गिरने की आशंका है कि तूफान आने पर यह पेड़ गिर सकता है, तो इसे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं इसे पहले ही काट रहे हैं। काट क्यों रहे? बोलो समझ नहीं आता, वो काट रहा है। इन लोग ऑफिस की तरफ से बोला है उनको हवा आने से गिर जाएगा, इसलिए आगे से सेफ्टी कर दे रहे हैं, काट के क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, पहले लेकिन पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा हुआ था, सभी साल तो ऐसा होता है। कोई पेड़ का डाला झूल जाता है तो उसको आगे से काट दिया जाता है। पिछले साल मई में ही अम्फन नाम के तूफान ने कच्चे घरों से लेकर ऊंची इमारतों तक किसी को नहीं बख्शा था। इस बार 185 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाएं, आसमान छूती लहरें और भारी बारिश, जैसे ये सब काफी ना हो, यास के साथ एक ज्वार के आने की भी खबर अच्छी नहीं है। दीघा से मनीष कुमार और सौरभ गुप्ता के साथ मोनी दीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो यास तूफान का असर सिर्फ उड़ीसा, बंगाल में नहीं, 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पड़ेगा। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 115 टीमें तैयार की गई हैं। साइक्लोन यास बुधवार सुबह 5:30 बजे के आसपास धर्मा पोर्ट और बालासोर के बीच भारतीय तट से टकराएगा। इस दौरान इसकी रफ्तार
185 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अंदेशा है। आपके बुलेटिन में ये भी लिखा है कि 5:30 बजे इसकी विंड स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास तक हो सकती है और 11:30 बजे भी 185 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे बैंड में 6 घंटे के पीरियड में विंड की रफ्तार 185 किलोमीटर तक रह सकती है इस पूरे इलाके में। जी 6 घंटे ये 6 घंटे तक ऐसे मैक्सिमम विंड रह सकता है और धीरे धीरे इसके बाद वीक होगा। जैसे साइक्लोन अंदर जाएगा इसका विंड स्पीड धीरे धीरे कम होता रहेगा। और कब तक करेगा सर भारतीय तट को? भारतीय तट को तो यही बोल रहा हूँ कि दोपहर तक ये भारतीय तट को क्रॉस करने का हमारा पूर्वानुमान है। बालासोर और धामरा के बीच ये तट को क्रॉस करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने साइक्लोन यास के कहर से निपटने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्हें कहा गया है कि हर प्रभावित इलाके में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन और पावर की सप्लाई बहाल रखने का पूरा इंतजाम हो। अस्पताल जो हैं उनका जो पावर डिसरप्शन है वो कम से कम हो ना हो और उसके लिए उनको अपनी तरफ से जो भी बैकअप अरेंजमेंट्स हैं जैसे जनरेटर सेट है उसका इंतज़ाम, जनरेटर सेट के लिए ईंधन उसका इंतज़ाम और जो टेम्पररी शेल्टर एकदम हवा के रास्ते में आ रहे हैं उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि उनको थोड़े दिन के लिए कहीं और शिफ्ट किया जाए। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी कंटिजेंसी प्लान है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई के रूट में या ऑक्सीजन सप्लाई जनरेशन फैसिलिटी में कुछ डिसरप्शन होगा तो उसके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या होगा, इसकी भी तैयारी पूरी है। इस चक्रवाती तूफान के समय राहत और बचाव के लिए 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने रिकॉर्ड 115 टीमों को तैनात किया है। लगभग 115 टीमें 5 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में तैनात की गई हैं। 52 टीमें ओडिशा में एवं 45 टीमें पश्चिम बंगाल में, दोनों ही रिकॉर्ड तैनाती है एनडीआरएफ की। पूर्व में कभी भी इतनी ज्यादा तादाद में टीमों की तैनाती इन राज्यों में नहीं हुई है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक अब तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 10 लाख से ज्यादा लोगों को तटीय इलाकों से हटाया जा चुका है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। साथी पहलवान की हत्या के मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और उनके साथी अजय को लेकर दिल्ली पुलिस छत्रसाल स्टेडियम आज गई और उसने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस मामले में दिल्ली के नामी गैंगस्टर्स की भूमिका की भी जांच चल रही है। 4 से 5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में क्या हुआ, ये जानने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम मंगलवार सुबह तड़के आरोपी सुशील कुमार और उसके साथी अजय को लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंची। वहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया जिससे पता चल सके कि आखिर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल पुलिस का यह दावा है कि 4 मई को सुशील अपने 15 साथियों के साथ सागर धनखड़ और उसके 4 साथियों को यहां पर किडनैप करके लाया था और पार्किंग में उनका झगड़ा हुआ। उसके बाद सुशील ने सागर धनखड़ को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और जबकि उसके साथी घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मॉडल टाउन के उस फ्लैट में पहुंची जहां मृतक सागर आखिर के 15 दिन रहा था। आरोप है कि इसी फ्लैट के बाहर बुलाकर सागर और उसके साथियों को अगवा किया गया। फ्लैट के बाद पुलिस ने उन 3 कारों की भी फोरेंसिक जांच कराई जिनसे हमलावर आए थे। ये 3 गाड़ियां पुलिस को उस रात छत्रसाल स्टेडियम से बरामद हुई थीं। पुलिस को जांच में पता चला है कि सुशील कुमार का मेलजोल दिल्ली के बड़े गैंगस्टरों से था जो विवादित जमीनों पर कब्जे और दिल्ली के टोल नाकों पर टैक्स वसूली का काम करवाते थे। सुशील के साथ जो स्कॉर्पियो कार आई थी उसमें जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवानिया के गुर्गे थे। वहीं मृतक सागर धनखड़ का साथी सोनू महाल गैंगस्टर संदीप काला का भतीजा है। सुशील के हमले में सोनू भी घायल हुआ और वो चश्मदीद गवाह भी है। सुशील को अब दुबई में बैठे गैंगस्टर संदीप काला से खतरा है। यह अब तक साफ नहीं हुआ है कि हत्या की वजह फ्लैट के किराए को लेकर झगड़ा है या इसके पीछे कोई और वजह है। सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके शरीर में करीब 1 दर्जन चोट के निशान मिले हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
पेट्रोल और डीजल ही नहीं, सरसों के तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। मार्च से लेकर अब तक इसके दाम में 50 रुपए लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं किसान को भी इस बार पहली बार सरसों की फसल के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपए से ज्यादा मिला है। इसी के चलते अनाज मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद कम हुई है। लेकिन क्या किसान और तेल मिल मालिक इससे खुश हैं? देखिए हरियाणा के नूह से रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वित्त मंत्री के भाषण के वक्त सरसों का तेल 120 रुपए लीटर था, जो अब बढ़कर 180 रुपए लीटर हो गया है। हालांकि इस बीच पहली बार सरसों की फसल एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा यानी 7,000 रुपए के आसपास बिक रही है। लेकिन क्या इनसे किसान और मिल मालिक खुश हैं? ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के तावड़ी अनाज मंडी। और आप बता रहे थे यहाँ 13 एकड़ के सरसों किसान शरीफ हमें मिले। सरसों का दाम अब भले 7,000 रुपए पर हो, लेकिन 2 महीना पहले 5100 रुपए में ये अपनी सरसों बेच चुके हैं। पिछले साल बिकी थी 3300 रुपए में थी, और इस बार गई है वो शायद 5100 रुपए में गई है। 5100 रुपए। तो अभी तो सरसों का रेट 6,500-7,000 रुपए चल रहा है, तो आपने पहले ही बेच दिया था? पहले ही बेच दिया था सर। ये डर था ना कभी ऐसा ना हो सरकार की जो बोली खड़ी होगी, हो सकता है वो 4,041 में। अब जो अपने आड़ती लोग हैं वो 5,5200 खरीदे ना, तो ये बेहतर है कि इसके लिए दे दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, अगर ये पता होता कि ये इतना हाई फाई रेट पहुंचेगा, 7,7200 पहुंचेगा, तो अपने को हम भी अपने घर रखते भेजते महंगे रेट में। और सरसों का एक वो भी होता है। तावड़ू अनाज मंडी में करीब 80,000 क्विंटल सरसों बिकी है, लेकिन सरकारी खरीद 0 है। पिछले साल जहां सरसों एमएसपी से कम यानी 3300 रुपए में बिकी थी, इस बार आड़तियों ने एमएसपी से ज्यादा 5,000 रुपए पर खरीदा है। यही वजह है कि शाहिद जैसे आड़ती के पास सरसों का स्टॉक भरा है। इस साल थोड़ा विपरीत हो गया कि प्राइवेट सेक्टर का रेट था जो वो महंगा था, और एमएसपी गवर्नमेंट की थी वो सस्ती थी। सरकारी जो रेट था वो था 4650 रुपए का। और हमारे यहाँ जब से मंडी में अराइवल शुरू हुई है सरसों की 15 मार्च से, उस दिन से आज तक कभी कोई सरसों की ढेरी 4650 बिकी नहीं। अच्छा, मतलब सब उससे ऊंची बिकी हैं। देखिए पिछले बार जो सरकारी परचेज थी हमारे यहाँ पर 65,019 थी और जी टोटल। अच्छा। और अब की बार जो एमएसपी से ज्यादा जो बिकी है हमारे यहाँ पे प्राइवेट परचेज हुई है पूरी मंडी के अंदर, तो जो आड़तियों ने खरीदी है तो वो 78,414 हुई। सरसों की फसल ही नहीं, तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। खुद उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल 15 मई को 132 रुपए लीटर के मुकाबले इस बार सरसों का तेल 179 रुपए लीटर है। सरसों का तेल मिल चलाने वाले संजय गुप्ता कहते हैं कि सरसों के दाम बढ़ने से उनको कोई फायदा नहीं है। हमारे पे कारोबार पे तो कोई खास असर नहीं पड़ा, हमारी थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है इसके अंदर बस। अच्छा। जो रॉ मटेरियल पहले 4,045 रुपए में आता था, आज वो 6,000 में 6,500 में आ रहा है। तो मोटा मोटी 40-50% तक उसकी कॉस्टिंग हमारी जो रॉ मटेरियल की वो बढ़ गई, उतना ही फिर हमारा आगे महंगा हो जाता है तेल। जानकार मानते हैं कि तेल के दाम हाल फिलहाल में कम नहीं होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते पाम ऑयल के दाम और भारत सरकार के एग्रीकल्चर, इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस के चलते सरसों तेल के साथ वनस्पति तेल के दाम भी बढ़े हैं। जहाँ तक कीमतों में कमी की बात है सरसों तेल की, उसका मुझे नहीं लगता कि तुरंत कोई कमी आएगी, क्योंकि एक तो जो आयात है वो महंगा है अभी भी, और जब अगली फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की आएगी तब कुछ कीमतों पे असर आ सकता है। तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर अब सरकार ने बड़ी तेल कंपनियों से सरसों के स्टॉक की जानकारी भी मांगी है। सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों का फायदा वही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने फसल तैयार होते ही किसानों को थोड़े ज्यादा पैसा देकर बड़े पैमाने पर सरसों की खरीद की है। यही वजह है कि सरसों के इस तेल के खेल में किसानों को उतना मुनाफा नहीं हुआ है जितना बताया और दिखाया जा रहा है। नूह से कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।